ये एक हवाई जहाज है, उड़ता हुआ देख रहे हैं आप। ये अमेरिकी ग्लोब मास्टर है। ये वो जहाज है जिसके अंदर बहुत सारे सैनिकों को ले जाया जा सकता है। 80,000 किलो तक का सामान इसके अंदर लाद कर भेजा जा सकता है, छोटी सी जगह से उड़ने के लिए और बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में लैंड करने के लिए इसे जाना भी जाता है। इसका नाम ग्लोब मास्टर है। ये जो जहाज आप उड़ता हुआ इस समय देख रहे हैं, जो आपको दिख भी रहा है, वीडियो के माध्यम से किसी ने कैप्चर भी किया होगा, इसे फोटो खींचा होगा, ये इस समय रूस में उतर रहा है। रूस में उतरने वाला ये जहाज यूएस एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर है और इसमें एक खास व्यक्ति बैठकर पहुंचा है। वो है सीआईए के डायरेक्टर, सीआईए के चीफ रैडक्लिफ, जिनकी यहां पर जो यात्रा हुई है इसके बारे में क्रेमलिन, यानी कि जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय को आप व्हाइट हाउस कहते हैं, ऐसे पुतिन के कार्यालय को क्रेमलिन कहते हैं। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन ने कहा है हमें नहीं पता वो क्यों आया है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन क्रेमलिन के पास नहीं है तो क्या यह यात्रा सीक्रेट है? सीआईए डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ऑन सीक्रेट ट्रिप इन रशिया, यह हेडलाइन बनकर चलना शुरू होती है। क्योंकि जब व्हाइट हाउस की तरह वहां पर कोई चीफ है जो कि क्रेमलिन के चीफ है, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता है, क्रेमलिन ऑफिस इसके बारे में इनकार कर दे रहा है, तो क्या ये सीक्रेट ट्रिप पर है? और अगर ये सीक्रेट ट्रिप है जो दुनिया को पता है, तो ये कैसी सीक्रेट ट्रिप है? ऐसे में एक पत्रकार जो पूरे टाइम फोटो खींच रहा था, उसकी आवाज रिकॉर्ड हुई। वो बोल रहा था वी आर अंडर अटैक, क्योंकि अक्सर युद्ध के समय पर ग्लोब मास्टर को देखा जाता है। हालांकि भारत ने भी ग्लोब मास्टर परचेज किए हुए हैं, जिनका वो उपयोग इधर से उधर राहत सामग्री पहुंचाने में, मिलिट्री के ट्रांसफर्स में करती है। लेकिन फिलहाल के लिए सुर्खी यह है कि ऐसी क्या कहानी है कि अमेरिका ने अपने सीआईए चीफ, जैसे भारत के अंदर आरएडब्ल्यू है, जिस तरह से मोसाद इजराइल की है, पाकिस्तान की आईएसआई है, अमेरिका की सीआईए है, और सीआईए के चीफ इस समय रशिया में कर क्या रहे हैं? ऐसी कौन सी ट्रिप है? इसके बारे में चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। क्या रूस और अमेरिका के बीच कुछ पक रहा है? क्या अमेरिका ने रूस के सामने कुछ ऐसी कंडीशन रखी है, या उल्टा कहिए क्या रूस ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया है कि आओ बेटा बात करने के लिए? क्या बात है ऐसी जिससे मतलब यूक्रेन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं? चलिए एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मायने बहुत सारे हैं। मैं अगर कुछ मायने आपके सामने पहले ही रिवील कर दूं तो ये असल में अमेरिका के द्वारा फेस किया गया थ्रेट है पुतिन के कारण, क्योंकि पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर जो अमेरिका की हालत खराब की है, कहानी कहीं वहीं घूम रही है। आइए हर संभावना को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें साथियों, हमारी यात्रा से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, तो हम आपको यहां पर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। अपडेट्स हमारी 30 दिवसीय जो यात्रा है वो अंकित अवस्थी व्लॉग्स के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने कल हमारी जब बिहार जो यात्रा हुई उसका आपके सामने व्लॉग साझा किया है। हम जहां जहां गए वो दर्शन आपको भी हमने यहाँ कराए हैं। हमने जो यहाँ पर सीखा वो आप लोगों को या तो हमने अपने चैनल्स पर, जैसे हमने आपके सामने एक इंटरव्यू साझा किया था मिथिलेश महाराज जी का, अगर आपने वो नहीं सुना है तो सुनिए। इसकी कुछ क्लिप्स भी मैं रेगुलर करके डाल रहा हूं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। आपके सामने कंटेंट के बीच में अध्यात्म का आ रहा है, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए साथियों आपके सामने अपडेट के रूप में जानकारी यह है कि यूएस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मॉस्को के अंदर जब मॉर्निंग कल सुबह उतरता है तो इस तरह की फुटेजेस आने लगती हैं। लोग तमाम प्रकार की चर्चाएं करने लगते हैं कि अमेरिकी जहाज हमारे यहां कर क्या रहा है। अमेरिकी जहाज आया कहां से? तो आंसर आया कि साहब ये लातविया से निकला था, लातविया में राजधानी रीगा से उड़ा और मॉस्को पहुंचा था। मॉस्को जब ये जहाज पहुंचा, तमाम प्रकार के कयास लगाए जाने शुरू हुए कि साहब C-17 ग्लोब मास्टर है, अमेरिकी सेना का जहाज है। ये चर्चा आने लगी तो लोगों के बीच में, कई बार ऐसा होता है ना कि ऑफिशियल विजिट नहीं है लेकिन ऑफिशियल से ज्यादा जरूरी है, रूस के अंदर से कुछ तस्वीरें आनी शुरू हुई। तस्वीरें कैसी थी जरा देखिए। यहां पर ये सीक्रेट सर्विसेज के लोग ही होते हैं। ये जो लोग हैं यहां पर गाड़ी में बिठाकर उनको ले जा रहे हैं। जब गाड़ी में बिठाकर इन्हें ले जा रहे हैं तो लोग इनको कैप्चर कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। रशिया की तस्वीरें हैं कि साहब यहां पर इस गाड़ी में वो बैठ करके जा रहे हैं। तस्वीरों में कुछ ऐसे वीडियोज भी बाहर निकल कर आए जब रशिया के ही लोगों ने रुक करके सीक्रेट सर्विसेज की जाती हुई गाड़ियों को कयास लगा करके कि इसके अंदर ही बैठकर रेडक्लिफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर रशिया में रेडक्लिफ पहुंच चुके हैं। 2021 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका का कोई सीआईए चीफ या सीआईए का जो डायरेक्टर है वो मॉस्को पहुंचा हो। अब इसके मायने क्या है, हम वहां तक पहुंचते हैं। भले ही जो सीक्रेट बात है वो सीक्रेट रही नहीं, फ्लाइट रडार पर ग्लोब मास्टर का मूवमेंट नोटिस किया गया, वो लोगों ने वो ट्रैक कर लिया है। ग्लोब मास्टर यहां रीगा से, लातविया से निकलकर मॉस्को गया है, लोगों ने इसे भी नोटिस कर लिया कि भाई रीगा से उठा है और उठ करके ये मॉस्को की यात्रा पर गया है। तो मतलब एवरीथिंग इज विजिबल और सब कुछ क्लियर है। हालांकि क्रेमलिन डिनाई कर रहा है, इसलिए ताकि ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं पता। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी है उसके साथ में इनकी मुलाकात हो, और जब इनकी मुलाकात हो तो उस मुलाकात में कुछ बातें निकल कर आए। अब मैं आपको सीधी बातों पर लेकर चलता हूं। ये तो आरोप प्रत्यारोप है, कब कौन कौन है। रेडक्लिफ ट्रंप के बहुत पसंदीदा आदमी है। ट्रंप ने, हालांकि पॉलिटिशियन है, ये पहले मेयर रह चुके हैं और अभी ट्रंप की पार्टी से हैं, और ट्रंप ने इन्हें इसलिए बनाया खुफिया चीफ क्योंकि अमेरिका के प्रति इनकी वफादारी ट्रंप को पसंद है। तो हम इस पर नहीं जाएंगे कि रेडक्लिफ की खासियत क्या है, क्यों जाननी चाहिए। हम सीधा मुद्दे पर पहुंचते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हुआ क्या? तो पहला पॉइंट समझिए। हुआ कुछ यूं कि आप सबने एक चीज बहुत अच्छे से इन दिनों नोटिस की होगी, जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है, ईरान ने अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ईरान इतने दिन बाद भी, फरवरी से लेकर के अब आप अगस्त खत्म होने जा रहा है, वहां तक आप आ गए हैं, लगातार 6 महीने में ईरान एक बार भी कमजोर नहीं पड़ा। मतलब उसके आर्सेनल खत्म नहीं हुए, वेपन खत्म नहीं हुए। वो अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहा कि अमेरिका जिन जिन देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता था उन सबको चिंता होने लगी। इन सबके पीछे चर्चाएं होने लगी कि ईरान ने केवल हवा में ही हथियार नहीं चलाए कि पटाखा था मार दिया, अमेरिका वाले उन्हें खत्म कर रहे हैं। नहीं, ईरान ने कई ऐसे निशाने भी लगाए जहां पर सीआईए का ऑफिस था,
अब सीआईए का ऑफिस तो अमेरिका में होना चाहिए। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी जहां जहां अमेरिकी बेसिस हैं या नहीं भी हैं, वहां सब जगह खुफिया जानकारी जुटाती हैं। भारत में भी बहुत बार, कई बार आरोप लगता है कि ये सीआईए एजेंट है, कई बार आरोप लगता है कई राजनेताओं पर, कई एक्टिविस्ट पर कि ये सीआईए के लिए खबरें उठाते हैं, जो भी है। लेकिन सीआईए हर देश में अपने पांव पसार कर रखती है। सीआईए नहीं, दुनिया की जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग इंडियन खुफिया एजेंसी जितनी भी हैं, वो भी जहां जहां से हमें खबरें चाहिए होती हैं, वहां हमारे एजेंट काम कर रहे होते हैं। अमेरिका के जहां ऑफिसेज बने हुए थे इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, उन्हें टारगेट किया था रशिया ने। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो हुआ था ईरान के मदद से। आपको याद है आज से लगभग 1 महीने पहले मैंने एक जानकारी आपसे दी थी कि इन्होंने एक तकनीक है जो ईरान को ट्रांसफर की है। आपको यह हेडलाइन पढ़नी चाहिए कि रूस ने ईरान को कैस्पियन सागर के माध्यम से बहुत सारा आर्सेनल भेजा है, जंग करने का सामान भेजा है। और उसी के बाद जुलाई में खबर बनी थी कि ईरान ने सीआईए की जो फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया है। जब अमेरिका को यह पता चला कि सीआईए के जहां जहां पर अड्डे हैं उन पर ईरान के हमले हो रहे हैं। असल में क्या होता है कि गुप्तचर एजेंसीज इतनी गुप्त रहती हैं कि उन्हें केवल गुप्तचर एजेंसी वाले ही जानते हैं कि यहां पर ये लोग रहते हैं, अन्यथा किसी और को साधारण रूप से नहीं पता होता कि यहां पर सीआईए वाले रह रहे हैं। ठीक है, गुप्त एजेंसी का मतलब यही हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के हमले सीआईए के ऑफिसेज पर देखे तो चर्चा होने लगी कि इन्हें खुफिया जानकारी दी किसने। तब नाम रूस का निकल कर आया था। इस पर मैंने एक जानकारी आपको साझा की थी और बताया था कि रूस ने अपनी कॉमेटा एम नाम की एक तकनीक है जो कि ईरान को दी है और ईरान ने उसी से ही अमेरिकी खुफिया ठिकानों को उड़ाया है। मैंने आपको बताया था कि कॉमेटा एम तकनीक वो तकनीक है जो कि ईरान के शहीद ड्रोन में फिट हुई, जिससे आपको जीपीएस सिग्नल पाने में और तो और रडार जब आपके लिए जैमर लगाएगा तो जैमर की स्थिति में, किसी भी स्थिति में कॉमेटा एम को आप बाईपास नहीं कर सकते। कॉमेटा एम तमाम प्रकार के जैमर्स को पार करते हुए नेविगेशन का सिस्टम बन गया और कॉमेटा एम तकनीक ने ईरान के उन शहीद ड्रोन्स में बहुत तगड़ा रोल प्ले किया कि आपको लास्ट मोमेंट तक सीआईए के मुख्यालय के ऊपर या सीआईए के ऑफिसेज के ऊपर गिरने में कोई नहीं रोक पाया। यही हुआ, इसी के चलते तमाम प्रकार की जांच बैठी। आप सोचिए कि अमेरिका ने कल ही अपनी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ये ऑपरेशन क्या है? ईरान की जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कनेक्शंस हैं, चाहे तेल बेच करके हो, चाहे कुछ भी खरीदारी कहीं से भी दुनिया की होती हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। इतने कड़े प्रतिबंध कि ईरान की जो करेंसी रियाल है वो बुरी तरह गिर गई। कितनी गिर गई? 20 लाख रियाल $1 के बराबर हो गया। इसके बावजूद भी ईरान खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी ईरान इतना मजबूती से खड़ा हुआ है कि अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ऐसे में ईरान का इतना जबरदस्त तरीके से खड़े रहना बिना किसी पीछे खड़ी ताकत के संभव नहीं है। वो ताकत रशिया है और पुतिन ने यह सब किया इसलिए क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन में जो मदद करी थी उस मदद के चलते यूक्रेन भी डटकर खड़ा हुआ है रशिया के सामने। उससे इंसल्ट जिस तरह से रूस को मिली यूक्रेन के इतने दिन तक युद्ध में खड़े रहने से, अब पुतिन चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म ही ना हो। ईरान और अमेरिका के बीच यह जंग चलती ही रहे ताकि दुनिया को यह समझ में आए कि 2 दिन के लिए युद्ध सोचकर आए हुए ट्रंप को 6 महीने तक तो ईरान ने उलझा कर रख लिया। अमेरिका पहले भी बदनाम अफगानिस्तान के कारण रहा था, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के मादुरो को उठाया उससे लोगों में बना कि खमनेई को खत्म करके ये तुरंत ईरान में भी सत्ता परिवर्तन कर देंगे। लेकिन इस बार जाल में रूस ने फंसा लिया और जब रूस ने इन्हें फंसा लिया तो ये युद्ध खिंचता चला जा रहा है। खिंच इस तरह से रहा है कि अमेरिका के जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में, उन मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को चिंता सता रही है। चिंता केवल इस बात की कि भैया इससे बाहर कैसे निकलें, क्योंकि पुतिन फंसा चुके हैं। बाहर निकल जाएंगे तो ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन पुतिन ने उनको वहां फंसा लिया है। एक तरफ सीआईए की खुफिया जानकारी, दूसरी तरफ ईरान का हथियार ना डालना। इन सब पर जब इन्हें फंसाया गया तो आपने रेडक्लिफ की यात्रा देखी। रेडक्लिफ क्यों गए हैं, अब उसके पीछे की कहानी को और डिकोड करते हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि ट्रंप ने यूक्रेन से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैट्रियट मिसाइल बनाने की तकनीक दूंगा, लेकिन जैसे ही रूस का दबाव पड़ने लगा वो तकनीक को लेकर नॉट श्योर वाली न्यूज चलने लगी। ट्रंप ने खुद ही अपनी बात से किनारा कर लिया। ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम था क्या? रूस के जितने भी हमले यूक्रेन पर होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को दिया हुआ है और यूक्रेन उन्हें खुद बनाना चाहता था, अमेरिका से तकनीक ही चाहता था। लेकिन ट्रंप ने शुरुआत में हां करके जो दोबारा पलटी मारी उसमें फिर से पुतिन का ही रोल पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा होकर रूस को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब रूस ईरान के पीछे खड़े होकर के अमेरिका को धता बता रहा है। इसी में सीआईए चीफ की यात्रा हो रही है। एक और कारण भी बताया जा रहा है। कहते हैं कि सीआईए चीफ कई बार बैकडोर कुछ ऐसे सेटलमेंट कराते हैं जिससे बड़े बड़े कैदियों का एक्सचेंज होता है। जैसे समझौते, जैसे पिछली बार की बात है, इवान गर्शविक पत्रकार थे, एक मरीन पॉल होलर जो थे वो भी एक पत्रकार थे। इन सभी लोगों की जो रिहाई थी वो सीआईए के द्वारा ही कराई गई थी। सीआईए और वहां की एफएसबी मिलकर बैकडोर से जो बंधक हैं उनकी एक्सचेंज करते हैं कि बड़ा कोई अपराधी वहां पकड़ा गया है तो अमेरिका उसको उधर भेजेगा, रूस वाले उसको उधर भेजेंगे। आपस में एक ऐसी चर्चा होती है जिसे पब्लिक में नहीं लाया जाता, ये पीछे से ही कर लेते हैं। इसको प्रिजनर स्वैप कहते हैं। इस काम में भी सीआईए बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी जो चीज है जो सबके सामने है और वो ये कि यूक्रेन के युद्ध को खत्म करा ना पाना अमेरिका के लिए जहां एक चुनौती है, वहीं अमेरिकी प्रस्ताव जिस तरह से यूक्रेन के लिए दिए जा रहे हैं वो समझ में आता है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ ना दिखकर खुद ईरान के अंदर अपने आप को रशिया से माफी चाहता है। ऐसे समझिए, अभी यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस निकला है, 35वां
स्वतंत्रता दिवस था परसों। उस स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने संदेश भेजे और पहुंचे। अमेरिका का एक भी प्रतिनिधि, यहां तक कि कुशनर तक भी यूक्रेन में नहीं पहुंचा, जो दर्शाता है कि यूक्रेन के साथ अब अमेरिका खड़े होने से हिचक रहा है, क्योंकि रूस ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। ये शहमात का खेल चल रहा है और इस शहमात के खेल में दो फ्रंट खुले हुए हैं और दोनों ही फ्रंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये पूरी कहानी डिकोड हो गई होगी। असल में फाइनली बात तो चुनावों पर आकर ही टिकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है। मिड टर्म इलेक्शन में 65% लोगों ने ट्रंप के खिलाफ वोट देने का निर्णय किया है, ऐसा हाल ही के सर्वे बता रहे हैं। और अगर ये सर्वे सही निकले तो फिर दिक्कतें और बड़ी होती जाएंगी। एक तरफ अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है, जिस पर मैंने कल ही एक सेशन डिटेल किया है, जरूर सुनिएगा, और दूसरी तरफ युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी तरफ यूक्रेन के मामले में भी अमेरिका कुछ भी निवेश करेगा तो अपनी जेब से जाएगा। ये स्थितियां हैं कि दो सुपर पावर आपस में मिलने के लिए निकल पड़ी होंगी। बाकी आपको क्या लगता है, इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे व्लॉग वाले चैनल पर जुड़िए। हम वहां पर आपको रेगुलर जानकारी दे रहे हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी हमारे कुछ एक्सप्लेनर वीडियोस आ रहे हैं। जय श्री राम।